ये देख रहे हैं आप सब, सोने की थाल में ये सारा शगुन का सोने का सामान मैं अपनी बहू के लिए लाई हूँ। अब तो बस शादी हो जाए, फिर देखना अपनी बहू को सोने में तोल कर रखूंगी। अरे देख रही हो, लड़के वालों ने आकृति को कितना सारा सोना दिया है। सही कह रही थी माया बहन, आकृति का ससुराल सोने का अमीर ससुराल है। कुछ देर बाद रिश्ता पक्का करके शांति अपने पूरे परिवार के साथ वहां से चली जाती है, जिसके बाद एक औरत माया से कहती है, अब बहन आकृति के तो भाग्य खुल गए, इतना अमीर सोने का ससुराल जो मिल गया है। आस पड़ोस की बातें सुनकर आकृति और माया की खुशी और ज्यादा बढ़ जाती है। इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं और आकृति की शादी हो जाती है। शादी के बाद जब आकृति अपने ससुराल जाती है तो वो देखती है कि सबने सिर से पैर तक सोना पहना है और घर की ज्यादातर चीज सोने की बनी है। हाँ, इतने महंगे सोने की रजवाड़ी कड़े बनवाए थे मैंने, पर इस ठंड और स्वेटर की वजह से दिखा ही नहीं पा रही किसी को। भाभी कड़े खोल के रख दो, सब देख लेंगे, पर उससे पहले सोने के कलश और थाल से छोटी भाभी का गृह प्रवेश करवाओ। सीमा अपने सोने के कड़े उतार कर टेबल पर रख देती है और खुद गृह प्रवेश करवाने के लिए सोने की थाल कलश लेकर आती है और आकृति का गृह प्रवेश करवाती है। पर आकृति अपने घर वालों की लापरवाही और शो ऑफ पहले ही दिन देख लेती है और अगले दिन उसकी पहली रसोई होती है। और जब वो अपनी पहली रसोई के लिए रसोई में जाती है तो वो देखती है कि रसोई में बनी हुई कबर्ड सोने की है और शांति ने रसोई का सारा सामान सोने के बर्तनों में रखा है। हे भगवान, मेरे ससुराल वालों ने तो नमक मसाला यहाँ तक कि तेल का डब्बा भी सोने का रखा हुआ है। क्या हुआ आकृति, सारा सामान सोने के डब्बे में रखा है, इसीलिए तुम्हें किसी चीज में दिक्कत आ रही है क्या? पर देखो, हमने सब पर नेम प्लेट बना रखी है, तुम आराम से नमक मसाले के डब्बा निकाल सकती हो। इतना बोलकर अनीता वहां से चली जाती है। कुछ देर बाद सास आती है जो आकृति के लिए सोने के कड़े, नेकलेस, टीका लेकर आती है और उसे पहनने को देती है तो वो पहन लेती है, पर उसे काम करते हुए दिक्कत बहुत होती है। अरे यार, ये नेकलेस कितना चुभ रहा है और ये कड़े भी बार बार हाथ पानी में लग रहा है तो खुजली हो रही है। अरे इतनी सारी सोने की अंगूठी पहनकर मुझसे काम नहीं हो रहा। सोने के गहनों से परेशान होकर उन्हें वो उतार देती है और कम गहनों में बाहर जाकर सबको सोने के बर्तन में खाना परोसती है और सब खाना खाने के बाद बहू को सोने के डिब्बे में सोना गिफ्ट करते हैं। बहू, ठंड बहुत हो रही है, ये लो मेरी तरफ से ये सोने का हार। क्या इस सोने के डब्बे में सोने का हार है? पापा जी, सोने का हार देने के लिए सोने के डब्बे की क्या जरूरत थी? अरे ऐसे कैसे जरूरत नहीं थी बहू, जितना सोना देखोगी उतना ज्यादा तुम्हें विश्वास हो पाएगा कि तुम्हारे ससुराल वाले झूठ नहीं बोल रहे। अब हमारे पास सच में सोने की कमी नहीं है। इस तरह एक एक करके सब सोने का सामान गिफ्ट के तौर पर आकृति को दे देते हैं। समय यूं ही गुजरता है और हर समय आकृति का पूरा परिवार सोने का शो ऑफ करता फिरता है। ऐसे ही एक दिन, अंकिता, तुम कॉलेज जा रही हो और गले में सोने की चेन, कानों में सोने के झुमके, हाथों में 10 सोने की अंगूठी, 1 सोने का कड़ा और सोने की घड़ी पहनकर जा रही हो। अगर कभी कोई गुंडा पीछे पड़ गया इस ठंड में तो? भाभी, आपको नहीं पता, जब हम गरीब थे और पुराने कपड़े पहनकर कॉलेज जाती थी तो लोग मेरा मजाक बनाते थे, कोई मुझसे बात तक नहीं करता था। अगर आज मेरे इतने अमीर दोस्त बने हैं ना तो इसी वजह से, क्योंकि मैं सोना पहनकर कॉलेज जाती हूँ। कोई नहीं लूटेगा मुझे, डोंट वरी, बाय, मैं जा रही हूँ। अच्छा बाय। तो ये नए नए अमीर बने हैं तभी ये हाल है। आकृति के समझाने पर भी अंकिता नहीं मानती और कॉलेज के लिए सोने से लदकर चली जाती है। इस तरह कुछ दिन बीत जाते हैं और एक दिन आकृति देखती है कि उसके घर में उसकी 2 पड़ोसन आई हैं, जिसके सामने शांति अपने सोने की चीजों और अमीरी का शो ऑफ कर रही है। अरे बहन, तुम भी क्या याद रखोगी? तुम ही हो ना वो जो पहले मेरा बहुत मजाक बनाती थी और कहती थी कि मैं सोने की कभी एक अंगूठी तक नहीं पहन पाऊंगी। चलो आज मैं तुम्हें दिखाती हूँ मेरे घर में कितना सोना रखा है। ये सारी हॉल की चीज तो देख रही हो, सब सोने का है। छोटी बहू, तू भी आजा, तुझे भी दिखा देती हूँ हमारे घर में सोने की कमी नहीं है। पर माँ जी, बाहर के लोगों को घर में रखा सोना दिखाना नहीं सही है। ऐसे कैसे सही नहीं है बहू? तुम नहीं जानती, लॉटरी जीतने से पहले यही औरतें थीं जो मेरा मजाक बनाती थी। क्यों, सच कह रही हो ना मैं? चलो आज मैं तुम्हें दिखाती हूँ अब मेरे पास कितना सारा सोना है। इतना बोलकर शांति अपनी दोनों पड़ोसन और बहू को अपने घर की लगी दीवारों पर फोटो फ्रेम, घड़ी, सोने का टेबल, गुलदस्ता, पंखा, झूमर दिखाती है
और लास्ट में घर के नीचे अंडरग्राउंड बेसमेंट ले जाती है और वहां पर रखे सोने के बिस्किट दिखाती है। ये सब तो कुछ भी नहीं है। मेरी बहनों चलो ऊपर, मैं तुम्हें अपना लॉकर दिखाती हूँ, कितना सोना भरा पड़ा है। इतना बोलकर शांति ठंड से कांपती हुई पूरा घर दिखाती है, यहाँ तक कि अपने घर का लॉकर भी। और वो देखते हैं कि घर में सोना, अंगूठी, गहने सब इधर उधर फेंके पड़े हैं। बहन, जिस तरह तुम्हारे घर में हर जगह सोना फेंका पड़ा है, देख कर लगता कि तुम्हारी लॉटरी सच में लगी थी। मैंने सुना है कि तुमने फिर से लॉटरी डाली है। बिल्कुल सही सुना है, मैंने सुना है कि तुमने भी लॉटरी डाली है, पर देख लो मेरे रहते हुए तुम लॉटरी नहीं जीत पाओगी। घर आई पड़ोसनों के सामने हद से ज्यादा शांति शो ऑफ करती है और पड़ोसियों के जाने के बाद एक बार फिर आकृति अपने घर वालों को समझाती है, पर कोई उसकी बातों पर ध्यान नहीं देता। इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं और एक दिन विनोद अपना नया चश्मा बनवा कर आता है। देख रही हो छोटी बहू, मैंने सोने का चश्मा बनाया है। ये पूरा फ्रेम सोने का है और इसमें जो चेन लगी है अरे वो भी सोने की है। पर पापा जी, सोने का चश्मा बनवाने का क्या ही मतलब? अरे ऐसे कोई कैसे मतलब नहीं बहू। जब हम गरीब थे तो ठंड में बिना चश्मे के जब मैं हाथ ताप रहा था तो मैं जल गया था। तब इन्हीं पड़ोसियों ने मेरा मजाक बनाया था। जब इन लोगों ने हमारी गरीबी देखकर हमारा मजाक बनाया तो अब हम चाहते हैं कि हमारे यही पड़ोसी हमारी अमीरी देखकर जलें। पर पापा, इतना शो ऑफ ठीक नहीं। अगर चोरी हो गई कभी तो? भाभी, आप इतना क्यों डरती हो? नहीं होगी चोरी। अपने घर वालों की बेवकूफी देखकर आकृति बड़ी दुखी रहती है। इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं और एक दिन शांति अपने घर में सुनार और साड़ी वाले को बुलाती है। बहू, वैसे तो मैंने तुझे सब कुछ दे दिया, पर मेरी बहू और बेटी के पास तुझसे ज्यादा गहने, इसलिए तुझे जो भी लेना है अपने लिए वो ले ले। पर मुझे और गहने की जरूरत नहीं है। ऐसे कैसे जरूरत नहीं है बहू? लोग क्या कहेंगे कि शांति अपनी दोनों बहुओं में फर्क कर रही है, एक को इतना सोना और एक को सिर्फ नाम का सोना। अच्छा साड़ी वाले भैया, तुम तो खुद साड़ी बनाने का काम करते हो, मुझे सोने की साड़ी बनवानी है। बहन, मैं सोने की साड़ी कैसे बन सकती है? ये पर हाँ, मैं आपके लिए इतना कर सकता हूँ कि साड़ी के पल्लू पर जो काम होगा वो मैं सोने का कर सकता हूँ। माँ जी, मेरी मानिए तो इतना शो ऑफ मत कीजिए। बहू, तू नहीं जानती, पर हमने ऐसे दिन देखे हैं कि क्या ही बताऊं। अब वो दिन आ गए हैं जब ये शांति फटी साड़ी नहीं बल्कि सोने की साड़ी पहनेगी और देखने वाले बस देखते रहेंगे। लोगों ने बहुत देख ली हमारी गरीबी, अब वो मेरी अमीरी देखेंगे। मैं सबको दिखा दूंगी कि ठंड हो या गर्मी, मैं सोना पहनने से नहीं डरती। एक बार फिर आकृति जब अपने घर वालों को समझाती है तो बदले में उसे दो बातें ही सुनने को मिलती हैं, जिस वजह से अब आकृति बोलना छोड़ देती है। ऐसे ही एक रात जब आकृति सोने के लिए जा रही होती है तो उसका पति सोने की चेन, अंगूठी पहन के सो रहा होता है। सोते टाइम तो कम से कम सोने की ये चीजें उतार लिया करो। इतनी मोटी गले में चैन अंगूठी कैसे पहन के कोई सो सकता है? आकृति, मैं तो अपना बेड सोने का बनवाने का सोच रहा हूँ और तुम मेरा सोना पहनकर सोने से मुंह बना रही हो। तुम्हें पता है तुम्हारा पति इतना गरीब था कि 200 रुपए कमाने के लिए दिन रात एक कर देता था, और अब देखो हमारे पास कितना सारा सोना है। अच्छी बात है कि आप लोगों के दिन बदल गए और इस ठंड में आप लोग अमीर हो गए, पर आप लोग शायद नए नए अमीर हुए हैं इसलिए सोने की चीज को संभाल नहीं पा रहे। पर इतना शो ऑफ करना सही नहीं है। किसी दिन यही खुशी दुख का कारण बनेगी। चीजों को जितना संभाल के रखा जाए उतना अच्छा होता है। और ठंड का मौसम है, कहीं ऐसा ना हो कि कोई ठंड का फायदा उठा ले। अपने पति को समझाकर आकृति सो जाती है और रात के 2 बजे खुली खिड़की का फायदा उठाकर एक औरत मुंह पर कपड़ा बांधे आती है और बेहोशी वाला गैस का डिब्बा खिड़की के जरिए शांति के घर में गिरा देती है, जिस वजह से घर वाले सभी गहरी नींद में सोए रह जाते हैं। और कुछ लोगों के साथ वो उनके घर में घुसकर उनका बेसमेंट से लेकर सारा सोना चोरी कर लेती है, यहाँ तक कि उन्होंने जो सोना पहना था वो भी। अगली सुबह जब पूरे परिवार की आंख खुलती है तो उनके घर में सोने का एक झुमका तक नहीं होता। मेरा सारा सोना कहाँ चला गया? सोने की सारी चीज गायब हो गई। माँ जी, सामान तो सामान, यहाँ तक कि मैंने जो सोना पहना था वो भी चोरी हो गया। मैं आप लोगों को शुरू से यही समझा रही थी, पर किसी ने मेरी नहीं सुनी। अब सब भुगतो इसका नतीजा। उस दिन घर वालों को आकृति की बात समझ आती है और अब इसी तरह एक हफ्ता बीत जाता है, पर उन्हें उनका सोना ढूंढने पर भी नहीं मिलता।
ऐसे ही एक हफ्ते बाद जब आकृति छत पर होती है तो अपनी पड़ोसन को बालकनी में देखती है कि उसकी पड़ोसन सोने के जेवर पहनकर हाथों में बैग लिए फोन पर किसी से बात कर रही है। अरे भैया समझते क्यों नहीं हो, एक हफ्ता बीत गया और मैंने इतना सारा सोना लेकर मैं यहाँ नहीं रख सकती। ये आंटी किससे बात कर रही हैं? और इन्होंने तो मेरा हार पहना हुआ है, अभी जाकर बताती हूँ इन्हें। अपनी पड़ोसन की बात सुनकर आकृति नीचे जाती है और पड़ोसन भी नीचे आती है, जहां वो अपने ससुराल वालों के साथ पड़ोसन के घर जाती है और उससे सवाल जवाब करती है, पर वो किसी से कुछ नहीं कहती। इतने में पुलिस को बुलाया जाता है। पुलिस आती है तो वो पड़ोसन डर जाती है। तभी सीमा उसका हाथ पकड़ लेती है। अरे ये तो मेरा सोने का कड़ा है, देखो इस कड़े में मेरा नाम लिखा है और ये सारी अंगूठी मेरी है। तो हमारे घर में जो चोरी हुई है इसका मतलब वो चोरी आपने करी है। भाभी बिल्कुल सही कहती थी कि हमने गलती करी पड़ोसियों को अपना सोना दिखाकर। इन्हें पता था हमने सोना कैसे कहाँ रखा है, इसीलिए इन्होंने हमारे घर में चोरी कर ली। हाँ तो लोगों को इतना सोना दिखाओगी, लालच दोगी तो इंसान लालच में गलत कदम ही उठाएगा ना, इसीलिए मैंने भी ठंड का फायदा उठाया। पर बहू इसमें मेरी गलती नहीं है, सारी गलती तेरे इन गरीबी से अमीर हुए ससुराल वालों की है। ज्यादा पैसा अमीरी देखकर ये बौखला गए। बहू मुझे माफ कर दे, तू अपना सारा सोना ले जा, मैं फिर कभी चोरी नहीं करूंगी। मैं तुझे सारा सोना देने को तैयार हूँ, बस मुझे जाने दे। चोरी की सजा तो जेल है, जेल चलो। मुझे माफ कर दे बहू, जेल मत भेज, मेरी बेइज्जती होगी बहुत। हाँ ठीक है, हम आपको पुलिस के हवाले नहीं करेंगे, पर आप यहाँ नहीं रहोगे क्योंकि मुझे अब आप पर भरोसा नहीं। अगर अगली बार मेरे घर में चोरी हुई तो मैं दोषी आपको ही ठहराऊंगी। आकृति अपने पड़ोसन को जाने देती है और उसके पड़ोसन हमेशा के लिए भी शहर छोड़कर चली जाती है। तो वहीं अब पूरा परिवार आकृति की सुनता है और सोने को सही से हिफाजत में रखता है। लो नई बहू के हिसाब से मैंने तुम्हारा मेकअप भी कर दिया, वो भी सिर्फ माँ जी के कहने पर, वरना मैं तुम्हारा बिल्कुल भी मेकअप नहीं करती। गांव से जो आई हो, गांव की गवार। भले ही जेठानी जी आप मुझे गांव की गवार बोलो, मुझे बुरा नहीं लगता, लेकिन मैं इतनी भी अनपढ़ नहीं हूँ। ये बातें बंद करो, रसोई में जाकर अपनी पहली रसोई का खाना बनाओ। जी जेठानी जी। फिर महल जैसे ससुराल में सुमन को अपनी महलों की रसोई नहीं दिखाई देती। फिर पारुल उसे एक बड़ी सी रसोई में छोड़कर आती है, जहां स्टील, क्रॉकरी, अलग अलग तरह के डिनर सेट, साथ ही खाना बनाने के लिए तकनीकी वाले बिजली के उपकरण थे, जैसे कि माइक्रोवेव, रोटी मेकर, ग्रिल, एयर फ्रायर, इलेक्ट्रॉनिक गैस स्टोव इत्यादि होते हैं। हे भगवान, इस रसोई में तो बहुत सारा सामान है, लेकिन मुझे अपना मिट्टी का चूल्हा नहीं दिख रहा। मैं खाना कैसे बनाऊंगी? लगता है मुझे खुद ही इंतजाम करना पड़ेगा। दरअसल सुमन एक गांव से बहुत बड़े महल जैसे ससुराल में शादी करके आती है, जिस वजह से उसे थोड़ी कठिनाई का सामना करना पड़ रहा था। फिर सुमन हर जगह अपने महल जैसे बड़े ससुराल में मिट्टी ढूंढती है, लेकिन उसे कहीं भी चूल्हा बनाने के लिए मिट्टी दिखाई नहीं देती। फिर वह गार्डन एरिया में जाकर मिट्टी खोदकर ईंट उठाकर रसोई में ले जाती है और वहां पर मिट्टी का चूल्हा बना लेती है। अब उसे चूल्हा जलाने के लिए लकड़ी की आवश्यकता होती है, जिसे वह गार्डन के पेड़ से प्राप्त कर लेती है। लेकिन गीले चूल्हे और लकड़ी की वजह से रसोई से पूरे महल में धीरे धीरे धुआं हो रहा था। ये देख जेठानी बहुत ज्यादा उदास हो जाती है और फौरन रसोई में आ जाती है। अरे आग लग गई, आग लग गई। ओ गांव की गवार, क्या जला दिया तुमने? ये धुआं क्यों हो रहा है? अरे दीदी कुछ नहीं, हम तो बस खाना बना रहे थे। मेरा चूल्हा और लकड़ी दोनों गीले हैं, इसलिए घर में धुआं धुआं हो गया। घर में इतनी सारी चीज है, गैस स्टोव है, तो तुमने ये मिट्टी का चूल्हा यहाँ क्यों बनाया? तुम पागल हो? यहाँ की दीवारें काली करना चाहती हो? ओ माय गॉड, मुझे तो खांसी आ रही है। खांस खांस कर पारुल रसोई से बाहर चली जाती है और धुआं देखकर सास अंजना भी बोल पड़ती है। अरे बड़ी बहू, ये घर में धुआं कहाँ से आ रहा है? तू कुछ कर रही है क्या? माँ जी, आपकी वो गांव की गवार प्यारी छोटी बहू है ना, वही बेवकूफों की तरह मिट्टी का चूल्हा बनाकर उस पर खाना बना रही है। क्या बहू ने रसोई में मिट्टी का चूल्हा बनाया है? एक बार मैं देखती हूँ। अंजना रसोई में सुमन के पास जाती है, जहाँ सुमन खिड़की खोलकर धुआं निकालने की कोशिश कर रही होती है। अरे बहू, ये तो क्या कर रही है? धुआं कैसे हो गया? और तूने मिट्टी का चूल्हा यहाँ क्यों बनाया? गैस पर खाना बनाती। वो माँ जी, हमने अपने गांव में कभी भी ऐसे गैस पर खाना नहीं बनाया। हमें बस चूल्हे पर ही खाना बनाना आता है, इसलिए हमने खुद ही मिट्टी का चूल्हा बना लिया। खाना बनाने में भी देरी हो रही थी और जैसे ही चूल्हा जलाया तो घर में धुआं धुआं हो गया, लेकिन अब धुआं चला गया है। बताइए माँ जी, आप क्या खाएंगी?
तू जो भी बनाएगी वो सब मैं खा लूंगी, क्योंकि मुझे पता है तू अच्छा खाना ही बनाएगी। और अगर तू मिट्टी के चूल्हे पर खाना बनाने में संतुष्ट है तो तू ऐसे ही काम कर, मुझे इससे कोई आपत्ति नहीं है। जी माँ जी। मुझे तो लगा माँ जी इसको डांटेंगी, लेकिन माँ जी ने तो इससे कुछ भी नहीं कहा। माँ जी, लेकिन रसोई में अगर चूल्हे पर ये लगातार खाना बनाएगी तो रोज धुआं होगा, और हमारी जो महल की दीवारें हैं उन पर कितना एक्सपेंसिव पेंट कराया है हमने, ये तो खराब हो जाएंगी ना। और मुझे तो खांसी आ रही थी इतनी तेज। कोई बात नहीं बहू, अगली बार से ये धुआं कम करेगी, और पेंट का क्या है, पैसा बहुत है हमारे पास और पेंट हो जाएगा। बहू अच्छे से खाना बना ले, बहुत भूख लग रही है। ये कहकर अंजना चली जाती है और पारुल अंदर ही अंदर छोटी देवरानी से चिढ़ने लगती है। फिर सुमन गांव का देसी खाना, चटनी, आलू के पराठे, दाल भात बनाकर तैयार कर देती है, जिसमें घी का छौंक होता है। ये खाकर सास ससुर को बहुत अच्छा लगता है। अरे वाह, क्या बात है, हमारे महल जैसे खाने में इतना देसी खाना जरूर ये छोटी बहू ने बनाया होगा। आपने बिल्कुल ठीक कहा, ये छोटी बहू ने ही खाना बनाया है और मुझे तो बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। मैं भी खाता हूँ। खाना खाकर सब लोग बहुत खुश होते हैं। ये देख जेठानी चिढ़ती है। अगले दिन भी चूल्हे पर देवरानी खाना बना रही होती है, जिससे लकड़ी का थोड़ा बहुत धुआं जेठानी की आंखों में आ जाता है। दरअसल वो वहीं पर ही गैस पर खड़े होकर खाना बना रही थी। मेरी आंखें बहुत चल रही हैं। अरे तुम पागल हो क्या? गांव की गवार ये सब हरकतें तुम्हें यहाँ करने की क्या जरूरत है? चुपचाप गैस पर खाना नहीं बनाया जाता। लो, गला भी जलवा दो मेरा। माफ कर दीजिए जेठानी जी, वो मैं छौंका लगा रही थी ना, पता नहीं था इतना धुआं हो जाएगा। पारुल बाहर जाकर कुछ मिनट में वापस आती है तो उसकी बनाई सब्जी भी जल जाती है। हे भगवान, तुम कितनी खराब हो, तुम्हारी वजह से मेरी सब्जी भी जल गई। तुम मुझे परेशान करने के लिए इस महल वाले ससुराल में आई हो क्या? बता दो मुझे, मेरी सारी मेहनत खराब कर दी तुमने। माफ कर दीजिए जेठानी जी, मेरी वजह से आपकी सब्जी जल गई। कोई बात नहीं, आज आप मेरी बनाई सब्जी खा लेना। फिर मजबूरन पारुल को सुमन की बनाई सब्जी खानी पड़ती है और घर के लोग छोटी बहू के खाने की फिर से तारीफ करते हैं। अरे बहू, जरा रोटी देना। हाँ पापा जी, लीजिए घी लगाकर। सुमन 2 रोटी में घी लगाकर एक दूसरे से चिपड़ती है। ये देख जेठानी को घिन होती है। पापा जी, आप इस तरह से अनहाइजीनिक रोटी इसकी कैसे खा सकते हैं, वो भी घी में डूबी हुई? इससे आपकी सेहत खराब हो जाएगी। अरे बड़ी बहू, ये घी बहू अपने गांव से लाई है और देसी खाना तो बहुत अच्छा लगता है। बहू ने चूल्हे की रोटी बनाई है, बहुत स्वाद लगती है ऐसे खाने से। हाँ बहू, मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है। ले, तू भी खाकर देख। नहीं माँ जी, मुझे नहीं खाकर देखना, मैं सूखी रोटी खा लूंगी। अरे सुमन, तुम बहुत अच्छा देसी खाना बनाती हो। मैंने लिट्टी चोखे के बारे में बहुत सुना है, तुम कल जरूर बनाना। बस इतनी सी बात, मैं जरूर बनाऊंगी जी। इस महल वाले घर में आपने हमेशा बाहर का खाना और शहर वाला खाना खाया होगा, पर कल मैं आप लोगों को गांव का खाना खिलाऊंगी। अगले दिन छोटी बहू लिट्टी चोखा बनाती है और रसोई से ही एक थाली में करके सबको खाना परोस देती है। वहीं बड़ी बहू डाइनिंग टेबल पर सलाद, सब्जी, चावल सजा सजा कर खाना परोसती है। माँ जी, वैसे आप कुछ भी कहिए, लेकिन गांव की देवरानी को ढंग से खाना सर्व करना नहीं आता। देखिए ना, रसोई से ही प्लेट लगा कर ला रही है। कोई इसे समझाए कि खाना पहले डाइनिंग टेबल पर लाया जाता है, फिर सर्व होता है। अरे बहू, तुम इसमें भी कंपटीशन कर रही हो। अब खाने को कैसे भी खा लो, खाना तो पेट में ही जाएगा ना। तुम्हारा सजा हुआ खाना भी हमें खाना है और बहू का रसोई से लाया हुआ भी। और बहू का तो ऐसे खाना लाने में टाइम बच रहा है, क्योंकि वो पहले से ही प्लेट लगा कर ला रही है। बिल्कुल ठीक कहा अंजना तुमने। अरे वाह, तुमने बहुत अच्छा लिट्टी चोखा बनाया है। सुमन, थैंक यू सो मच। मैं तो अपने दोस्तों को भी तुम्हारे हाथ का खाना खिलाने के लिए इस महल में इनविटेशन दूंगा। जिससे लोग बोले आए महल में लेकिन खाना गांव का खा रहे हैं। यही तो खासियत है इस महल की। यहाँ के लोग भले ही शहर वाले हों, लेकिन दिल से आज भी देसी हैं। अब तो बहुत ओवर हो रहा है गांव की देसी देवरानी का। आई कांट कंट्रोल। जब देखो सब लोगों को इसी की तारीफ करनी होती है। अब की बार खाना बनाएगी ना तो उसका खाना ही खराब कर दूंगी। रात के खाने में पारुल सुमन के चूल्हे को खराब कर देती है। सुमन जैसे तैसे मिट्टी को गीला
हाथ लगाकर उसे ठीक कर देती है और अपना खाना बनाने लगती है। साथ में जेठानी भी खाना बना रही होती है। तब उसे फिर से खांसी आती है और गुस्से में पानी का जग लेकर उसके चूल्हे की लकड़ियों पर डाल देती है, जिससे एकदम से रसोई में धुआं हो जाता है और सांस आ जाती है। अरे अब फिर से इतना धुआं कहाँ से आ गया? तुम दोनों क्या कर रही हो? माँ जी, मेरी इसमें कोई गलती नहीं है। जेठानी जी मुझे पसंद ही नहीं करती हैं। मैं तो चुपचाप अपने चूल्हे पर खाना बना रही थी। उनको फिर से खांसी आई होगी तो उन्होंने गुस्से में पानी का जग लेकर चूल्हे पर डाल दिया। हाँ तो क्या ही करूंगी, तुम्हारे इस मिट्टी के चूल्हे से और उसके धुएं से अब मैं परेशान हो चुकी हूँ। एक ही रसोई में मुझे नहीं लगता हम दोनों खाना बना सकते हैं। बस करो तुम दोनों, कौन सी तारीख में प्यार से एक साथ रहना सीखोगी? देखो, घर में 4 बर्तन होते हैं तो खटखटाते ही हैं। और रही इस चूल्हे से धुएं की बात, तो मैं अब यहाँ पर चिमनी लगवा दूंगी, जिससे सारा धुआं घर से बाहर चला जाएगा। थोड़ा थोड़ा तुम दोनों एडजस्ट करो। अगर एक बहू शहर की है, दूसरी गांव की है, तो तालमेल तो बिठाना ही पड़ेगा। मैं नहीं चाहती मेरे महल जैसे घर में तुम दोनों इस तरह लड़ती रहो। लोग क्या कहेंगे? फिर सास अगले ही दिन चिमनी लगवा देती है, जिससे देसी बहू का चूल्हे का धुआं चिमनी से बाहर चला जाता है और अब कोई धुआं नहीं होता है। वाह माँ जी, ये चिमनी तो बड़े काम की चीज है। इसे तो मैं अपने गाँव में माँ के पास भी लगवाना चाहती हूँ। ठीक है बहू, लगवा लेना। सुमन, मुझे माफ कर दो। मैं चाहती तो चिमनी के बारे में तुम्हें पहले ही बता सकती थी कि मैं तुमसे लड़ने लग गई। मुझे समझना चाहिए था, लेकिन अब हम दोनों बहनों की तरह रहेंगी। देखा दर्शकों, मेरी दोनों बहुएं तो लाइन पर आ गई। अब आप भी अच्छी सास बनकर उनका साथ दीजिए, ताकि घर के 4 बर्तन भी खटकाना बंद हो जाएं।